क्लास 12th केमिस्ट्री सोल्ड मोल्डर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एस.के. चौधरी स्वागत करता हूँ आपका पीसी स्टडी पॉइंट पर। और आज अपन केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। आज एक और मॉडल पेपर मैंने आपके लिए तैयार किया है विद आंसर, यानी इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर इसके साथ ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पीसी स्टडी पॉइंट पर और देखते हैं केमिस्ट्री का सोल्व्ड मॉडल पेपर। सबसे पहले सेक्शन ए, जहां पर अपन देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं। ऑप्शन टिक करने से पहले देखते हैं आपका कितने जनों का आंसर यहाँ पर अपने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है 5.55 m, सेकेंड है 18, थर्ड है 55.5 m और फोर्थ है 100 m। तो जो शुद्ध जल होती है उसकी जो मोलरता होती है वो होती है 55.5 मोल प्रति लीटर, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट सेकेंड, एफसीसी की संकुलन क्षमता होती है। एफसीसी कोष्टिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52.4%, 64%, 68% और 74%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 74%। जी हाँ, एफसीसी की जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है? ये नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से अपने को चूज करना है कि संक्रमण तत्व कौन सा नहीं है। पहला देखिए स्कैंडियम, स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है। दूसरा क्रोमियम, ये भी एक संक्रमण तत्व है। तीसरा मरकरी, ये एक संक्रमण तत्व नहीं है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। और चौथा गोल्ड, ये भी संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड मरकरी। तीन ऐसे तत्व हैं जिनको संक्रमण तत्व मानते हैं। डी ब्लॉक तत्व तो होते हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होते, और वो है जिंक, कैडमियम और मरकरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से प्रबलतम अम्ल, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए एथिल अल्कोहल, दूसरा फिनोल, तो फिनोल होता है ये तो अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और थर्ड है मेथिल अल्कोहल, और फोर्थ है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सेकेंड, फिनोल। फिनोल है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर यहाँ पर अपने को फिनोल ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता, केवल अल्कोहल ही होते, मान लीजिए सेकेंड ऑप्शन की जगह भी कोई अल्कोहल होता, उस कंडीशन में आपका करेक्ट आंसर आता है थर्ड, क्योंकि जितने भी अल्कोहल है उसमें से मेथिल अल्कोहल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। SN1 विक्रिया में धारण होता है 25%, 50%, 75%, 100%। तो जो SN1 विक्रिया उसमें 50% धारण और 50% प्रतिलोमन, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से द्वितंतु लिगेंड का उदाहरण कौन सा है? फर्स्ट है NO नाइट्रोसिल, दूसरा H2O एक्वा, तीसरा EN एथिलीन डाइएमीन और चौथा है CO कार्बोनिल। तो इसमें से जो EN है एथिलीन डाइएमीन, ये एक द्वितंतु लिगेंड का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता संभव है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम जो वैलेंसी है वो कितनी हो सकती है? तो नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता हो सकती है 4, क्योंकि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके 3 सहसंयोजी बॉन्ड बना सकता है और एक चौथा लोन पेयर दान करके एक उपसह संयोजी बॉन्ड बना सकता है, यानी टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूर्खों का सोना किसको कहते हैं? फूल्स गोल्ड के नाम से कौन से कंपाउंड को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा FeS, फेरस सल्फाइड, जिसे आयरन पाइराइट के नाम से भी जानते हैं। इसे फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 ml विलियन में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलियन की सांद्रता कितनी होगी? देखिए एकदम सीधा सा आंसर है, 500 ml में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो 1 लीटर में यानी प्रति लीटर कितना हो गया? 8 ग्राम हो गया ना। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर, 8 ग्राम होगा प्रति लीटर। नेक्स्ट अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, धनावेशित कोलाइड के लिए अधिकतम स्कंदन क्षमता होगी। पहला ऑप्शन है Cl-, दूसरा है FeCN6-4, थर्ड है SO4-2 और फोर्थ है PO4-2। तो धनावेशित कोलाइड के लिए जिस पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट
अगला सेकंड क्वेश्चन आ गया है, प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं? प्रतिलोम परासरण देखिए क्या होता है। प्रतिलोम परासरण होता है जो परासरण दाब होता है, जो अपन विलयन पर परासरण की प्रक्रिया रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं, जिसको परासरण दाब कहते हैं, अपन पाई के द्वारा डिनोट करते हैं। अगर वो दाब अपन परासरण दाब से ज्यादा लगा दें, जैसे मान लीजिए किसी विलयन का परासरण दाब मान लीजिए 0.2 ATM है, 0.2 ATM किसी विलयन का परासरण दाब है, यानी आपने सांद्र विलयन पर इतना दाब लगा रखा है परासरण की क्रिया को रोकने के लिए। अब अगर आप इससे ज्यादा प्रेशर डाल देंगे 0.2 ATM से ज्यादा, तो उस स्थिति में जो परासरण की प्रक्रिया है वो उल्टी हो जाती है, यानी प्रतिलोम हो जाती है, यानी विलायक के अणु सांद्र विलयन से तनु की ओर गमन करने लगते हैं। उसको कहते हैं प्रतिलोम परासरण। देखिए नाम से पता चल रहा है परासरण का उल्टा होना यानी प्रतिलोम होना प्रतिलोम परासरण कहलाता है। नेक्स्ट अगला थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र के पैरामीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र के पैरामीटर क्या होते हैं? तो देखिए षटकोणीय जो क्रिस्टल तंत्र होता है उसके पैरामीटर इस प्रकार से होते हैं, ए बराबर होता है बी, लेकिन ये बराबर नहीं होता है सी के। ये तो होती हैं उसकी विमाएं। फिर उसके कोण देखिए, एल्फा ये बराबर होता है बीटा के, और ये दोनों बराबर होते हैं 90 डिग्री की। लेकिन जो गामा कोण है, गामा ये बराबर होता है 120 डिग्री। ये होते हैं षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र के पैरामीटर। ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये हो गए षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र के पैरामीटर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में कहां पर क्या दिक्कत हो रही है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर के अभी टाइप कीजिए और बताइए आपको क्या प्रॉब्लम इसमें फेस कर रहे हैं आप इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, सममिति तल को परिभाषित कीजिए। सममिति तल क्या होती है? देखिए सममिति तल किसी यौगिक में उपस्थित ऐसा तल होता है जहां से हम यौगिक को दो समान भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक कंपाउंड है टार्ट्रिक एसिड, ये लीजिए, ये टार्ट्रिक अम्ल का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो सममिति तल का मतलब आपको इस यौगिक में कोई ऐसी तल ढूंढनी है जहां से आप इसको दो बराबर भागों में काट सकें। तो देखिए अगर अपन इसको यहां से कट कर दें, यहां से, तो देखिए इसके दो बराबर भाग हो जाएंगे, यानी ये इस यौगिक में क्या हो गई, सममिति तल प्रेजेंट हो गई। ये टार्ट्रिक एसिड की सममिति तल, तो ये होता है सममिति तल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? यानी यूरिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि अपने को पूछना चाहता है अगला। तो देखिए यूरिया निर्माण की जो प्रयोगशाला विधि है वो किस प्रकार से होती है। देखिए एकदम सीधी सी रिएक्शन है। प्रयोगशाला में अपन यूरिया का निर्माण करते हैं अमोनिया और फोस्जीन गैस के द्वारा। तो ये देखिए मैंने ले लिया अमोनिया का मॉलिक्यूल, और ये रही देखिए फोस्जीन, COCl2, ये होती है फोस्जीन गैस। तो अमोनिया और फोस्जीन की बिक्रिया होगी ये इस प्रकार से, ये एक HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब एक HCl अगर इधर से निकला है तो अपन एक दूसरा HCl इधर से और निकाल सकते हैं। तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल और ले लिया, और ये एक इधर से HCl और निकल गया, यानी अमोनिया के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन हो गई फोस्जीन के साथ। और ये दोनों HCl निकलने के बाद में आप देख सकते हैं, देखो क्या बनेगा, ये NH2 जुड़ जाएगा यहाँ इस CO पर, और ये NH2 भी जुड़ जाएगा इससे CO पर। तो ये बन जाएगी यूरिया, NH2CO NH2, ये यूरिया का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन यूरिया बना सकते हैं। यह है यूरिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जो हेलोफोम अभिक्रिया देता है? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हेलोफोम अभिक्रिया। तो देखो हेलोफोम अभिक्रिया है, ये सारे एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देते हैं। पहले कीटोनों की अगर मैं आपको बताऊं तो कीटोनों में केवल वही कीटोन ये अभिक्रिया देते हैं जिसमें CO, ये जो कार्बोनिल कीटोनिक समूह है, इसमें एक तरफ मेथिल समूह होना चाहिए, ये CH3, दूसरी साइड में आप कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हैं। केवल ये वाले कीटोन ही हेलोफोम अभिक्रिया देते हैं। अब बात करें अगर एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का भी जो क्रियात्मक समूह उस पर मेथिल समूह होना चाहिए, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, और इस पर इधर होना चाहिए CH3,
यानी ये एक ही एल्डिहाइड है जो कि एलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, CH3CHO, यानी कि एसिटेल्डिहाइड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कि कौन सा एल्डिहाइड एलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, तो आप आंसर लिखेंगे CH3CHO यानी एसिटेल्डिहाइड। नेक्स्ट अगला 7 का क्वेश्चन देखिए, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो जो डी ब्लॉक तत्व है उनका देखिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है N-1D, इसमें भरे हुए होते हैं 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन, और NS, इसमें वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन कई बार अपवाद स्वरूप एक भी होता है, तो आप लिखेंगे NS 1 से 2। ये होता है डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संक्रमण तत्वों में प्रबल धात्विक बंध का कारण क्या है। यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं, और इसका कारण क्या होता है देखिएगा। तो इसका कारण ये होता है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें NS, जो बाह्यतम संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं NS के इलेक्ट्रॉन, इसके साथ साथ जो अंदर वाले N-1D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी धात्विक बंध बनाने में भाग लेते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि नॉर्मली किसी भी तत्व में संयोजी कोष के पार वाले कोष के ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही किसी भी बंध में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन डी ब्लॉक तत्वों में NS के साथ साथ अंदर वाले जो N-1D के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी धात्विक बंध में भाग लेते हैं। और अगर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध में भाग ले रहे हैं तो सीधी सी बात है जो धात्विक बंध बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रबल बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, और इनके गलनांक और क्वथनांक भी ज्यादा होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें NS कक्षकों के साथ N-1D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भी धात्विक बंध में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। फ्रेंकल, देखिए फ्रेंकल दोष क्या होता है, ये आपके सामने देखो डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंकल दोष क्या होता है। फ्रेंकल दोष वो होता है जिसमें धनायन अपना परमानेंट स्थान छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे यहां आप देख सकते हैं होल बना हुआ है, और यहाँ का जो धनायन है वो देखिए यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ का धनायन मूव कर गया यहाँ पर। यानी अगर कोई धनायन एक अंतराकाशीय स्थल से दूसरे अंतराकाशीय स्थल में पलायन कर जाता है तो उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। देखिएगा यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत हो सकता है इस प्रकार का। एक तो होता है वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। अगर आपको केवल इतना ही पूछे कि वाष्प दाब अवनमन क्या है, यानी अगला आपको पूछ रहा है डेल पी, तो आप कहेंगे कि किसी द्रव्य में अगर ठोस पदार्थ घोलते हैं तो जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब विलय की तुलना में कम हो जाता है, जिसे अपन वाष्प दाब में अवनमन यानी डेल पी कहते हैं। और जो डेल पी है उसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, शुद्ध विलय का वाष्प दाब P01 माइनस विलयन का वाष्प दाब P1। ये तो होता है केवल अवनमन। अब देखिए अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। अपेक्षिक अवनमन का मतलब ये होता है कि जो वाष्प दाब है उसमें अवनमन तो हो ही रहा है, प्लस जो शुद्ध विलायक था उसका वाष्प दाब कितना था। तो अवनमन अपन ने माना है डेल पी और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P01। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी डेल पी अपॉन P01। डेल पी वाष्प दाब में अवनमन एवं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इन दोनों का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, वाष्प दाब में अवनमन केवल डेल पी को कहा जाता है और अपेक्षिक अवनमन डेल पी और P01 के अनुपात को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इजी सा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अतिभारी तत्व किसे कहते हैं। इनको परायूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम तत्व भी बोल सकते हैं। जो यूरेनियम परमाणु है अपना, परमाणु क्रमांक होता है 92। आवर्त सारणी में इसके बाद में आने वाले जितने भी तत्व हैं उनको सबको अति भारी तत्व कहा जाता है। यूरेनियम के पश्चात आने वाले सभी तत्व अति भारी तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहां से सेक्शन बी भाग ब स्टार्ट हो गया, यानी अभी जो क्वेश्चन है वो सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले। पहला क्वेश्चन देखो, नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए नाइट्रोबेंजीन का अनुनाद आप कैसे बनाएंगे।
नाइट्रोबेंजीन का अनुनाद एकदम से इजी सा अनुनाद जितने भी हैं एकदम सारे इजी हैं अपने। और ध्यान रखिए अनुनाद का जो इक्वेशन है वो आना कन्फर्म है। अब वो किसी भी प्रकार से आ सकता है, लेकिन अनुनाद का इक्वेशन डेफिनेटली आएगा। ये मान लीजिए अपने पास में है नाइट्रोबेंजीन, तो इसका देखो आप अनुनाद कैसे बनाएंगे। इसका अनुनाद आपको इस प्रकार से बनाना है कि इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन आगे अपनी की तरफ आकर्षित कर लेगा, यानी जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो देखिए सबसे पहले मैं इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये दे देता हूँ ऑक्सीजन को, तो इस ऑक्सीजन पर आ गया है नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो बाहर आ जाएगा, यानी यहां पर बन गया है डबल बॉन्ड। बाकी एज इट इज आपको बनाना है, यानी यहां पर ये वाला जो ऑर्थो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये होता है नाइट्रोबेंजीन का अनुनाद। अब आगे से आगे आप बना सकते हैं। अगली स्ट्रक्चर में ये जो डबल बॉन्ड है इसको आप इधर बनाएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगली में डबल बॉन्ड को और इधर घुमाएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप आगे से आगे नाइट्रोबेंजीन का अनुनाद बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नाइट्रोबेंजीन में अनुनाद के बाद में। क्वेश्चन नंबर 13, ज्यामितीय समवायता के लिए आवश्यक शर्त। सबसे पहले तो पूछ रहा है कि ज्यामितीय समवायता के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो जो ज्यामितीय समवायता है उसके लिए आवश्यक शर्त यह होती है कि ज्यामितीय समवायता उन यौगिकों में होती है जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है। तो ये तो हो गया इसका आंसर कि प्रतिबंधित घूर्णन वाले यौगिकों में ज्यामितीय समवायता पाई जाती है। ये तो इसकी शर्त हो गई, ध्यान रखना, प्रतिबंधित घूर्णन। आगे क्या पूछ रहा है, शर्त लिखते हुए ब्यूट टू इन डायोइक अम्ल के समावयवी। ब्यूट टू इन डायोइक अम्ल, तो इसके देखो अपन दो समावयवी बनाते हैं, सिस और ट्रांस, जिनके नाम भी अलग अलग होते हैं। सिस का नाम होता है मेलेइक अम्ल और ट्रांस का नाम होता है फ्यूमेरिक अम्ल। तो अगला पूछना चाहता है कि उनकी क्रियाशीलता की तुलना करनी है कि उन दोनों की जो रासायनिक क्रियाशीलता होती है उसमें क्या अंतर होता है। तो देखिए यहां पर अपने पास में थोड़ी सी जगह है, पहले मैं ये बता देता हूं आपको कि जो मेलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल होता है उसमें देखो क्या होता है। देखिए C डबल बॉन्ड C, ये इधर H और ये दूसरी साइड में आएगा C डबल OH। ठीक है, ये इसी तरह से इस पर जोड़ देता हूं मैं। ये लीजिए, ये अपना सिस यौगिक बन गया, मेलेइक अम्ल है। तो इसकी जो क्रियाशीलता होती है वो ट्रांस से ज्यादा होती है। कारण क्या होता है, देखो दोनों COOH पास पास है तो दोनों में इजीली रिएक्शन हो सकती है यहाँ पर, और तुरंत अभिक्रिया करके एनहाइड्राइड बना लेंगे। जबकि अगर आप ट्रांस बनाएंगे तो ये वाला जो COOH है इसको आप इधर बनाएंगे, यानी एक COOH रह जाएगा इधर और दूसरा रह जाएगा इधर। दोनों COOH अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उस कंडीशन में दोनों की इजीली रिएक्शन नहीं हो पाएगी, यानी उसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि जो मेलेइक अम्ल होता है सिस में समान समूह नजदीक होने के कारण ज्यादा क्रियाशील होता है और ट्रांस में समान समूह अधिकतम दूरी पर होने के कारण कम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले देखो अगले ने आपको रिएक्शन दे दी कि अमोनिया का अपघटन कराना है, तो ये अमोनिया के अपघटन की आप अभिक्रिया लिख लेंगे। अमोनिया के अपघटन से बनेगा N2 नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये तो अपन ने लिख दी इसकी रिएक्शन। ये जो अभिक्रिया है ये शून्य कोटि की है। शून्य कोटि अभिक्रिया होने का मतलब आप लिखेंगे वेग बराबर के इंटू अभिकारकों की सांद्रता की घातांक तो 0 आ जाएगी। के का मान लिख देता हूं मैं, देखो वेग नियतांक का मान दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻4 इंटू NH3 की सांद्रता। ये फॉर्मूला लिखते हैं अपन अभिकारकों की सांद्रता, और शून्य कोटि की है तो इसकी घातांक में लगा दूंगा 0। कहने का मतलब वेग का मान और के का मान बराबर है। यहां तक के क्वेश्चन से अपने को यह समझ में आ गया कि अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की विक्रिया है और इसके वेग नियतांक का मान 4 × 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर सेकंड है, यानी इसके वेग का मान भी इतना ही होगा। तो अगला ये कहना चाहता है कि हाइड्रोजन के निर्माण की दर, जो हाइड्रोजन है उसके निर्माण की दर बताइए अपने को। तो देखिए हाइड्रोजन के निर्माण की दर आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन निर्माण की दर,
हाइड्रोजन देखिए यहां पर बन रहा है अपने पास में, तो जस्ट सेकेंड, ये देखिए हाइड्रोजन बन रहा है। तो हाइड्रोजन निर्माण की जो दर है उसको आप लिखेंगे वेग बराबर 1/3 डेल H2 अपॉन डेल T, ये लिखेंगे ना। हाइड्रोजन के निर्माण की दर बराबर वेग बराबर 1/3 गुणा हाइड्रोजन निर्माण की दर, यानी हाइड्रोजन निर्माण की जो दर है वो हो जाएगी वेग गुणा 3। तो आप देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल H2 अपॉन डेल T बराबर 3 गुणा वेग, क्योंकि जो इधर 1/3 था वो इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, और जो वेग है उसका मान अपने को पता है 4 × 10⁻⁴, तो उसको आप 3 से गुणा कर दीजिए, यानी 12 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर सेकंड, ये हो जाएगा हाइड्रोजन के निर्माण की दर। तो ये हो गया अपने 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या क्वेश्चन है। 0.001 m KCl विलियन, KCl विलियन का, ये यहां पर का माफ कीजिएगा हिंदी में लिखना था, ये अंग्रेजी में रह गया है। इसके लिए R बराबर 1500 ओम है, के ये कप्पा का मान है, चालकता 0.146 × 10⁻³ है, ये 10⁻³ भाई, सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है हो, तो ये भी देखिए अंग्रेजी में रह गया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान कम रहा शायद। तो सेल स्थिरांक का निर्धारण करना है। तो देखिए सेल स्थिरांक कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सेल स्थिरांक x बराबर होता है L/A, लेकिन L और A की वैल्यू तो इसमें दी नहीं है, तो आप L/A की जगह ये भी रख सकते हैं R/ρ, ये भी जानते हैं अपन। R की वैल्यू दी हुई है इसमें, देखो R बराबर 1500, लेकिन ρ की वैल्यू नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, ρ की जगह रख सकते हैं 1/κ, तो ये ρ की जगह 1/κ, और ये वैल्यू अपने को दे रखी है, R की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 1500, इंटू कप्पा की वैल्यू ये देखिए आपको दे रखी है 0.146 × 10⁻³ तो ये रख करके आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेल स्थिरांक का निर्धारण कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 16, 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें देखिए इसके 2 पोर्शन बनाए हुए हैं। SH मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इसका चित्र आपको किस तरह से बनाना है। एकदम इजी सा डायग्राम होता है इसका। ये कोई भी पात्र लेंगे आप, ये पात्र लिया और इसमें आपको HCl का विलयन बनना है। ये इसमें बनने पर दिया है HCl का विलयन, जिसकी सांद्रता होनी चाहिए इकाई 1 m मोलरता या 1 नॉर्मलता बराबर होती है। ये इसमें अपन ने इसमें सॉल्यूशन HCl का भर दिया है। अब आप इसमें एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इस तरह से कांच की नलिका में बंद प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इसमें लगा हुआ रहता है। ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, ये हमने लगा दिया इसमें PT इलेक्ट्रोड। और अब आप इसमें इधर से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे। यह हाइड्रोजन गैस जिसका कि प्रेशर है वो 1 atm होना चाहिए। 1 atm प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोवाइड करेंगे। ये होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित डायग्राम। इस तरह से बना सकते हैं आप, एकदम से इजी डायग्राम। नेक्स्ट इसका सेक्शन बी, दूसरे सेक्शन में पूछ रहा है विभवमापी तार के 2 गुण बताइए। एकदम इजी सा है ये भी। विभवमापी तार होता है, इसके देखिए 2 गुण क्या क्या होते हैं। नंबर 1, ये बहुत ही कठोर होता है। इतना कठोर होता है कि इस पर सर्पी जो कि अगर आप रगड़ेंगे ना तो बार बार रगड़ने से इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसमें कोई कमी नहीं होती। और दूसरा, ये जिन मिश्र धातुओं से बना हुआ होता है, ये किससे बना हुआ होता है? ये प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातुओं से, PTIR मिश्र धातुओं से बना हुआ होता है। तो ये जो धातुएं होती हैं इनका प्रतिरोध, यानी इनके प्रतिरोध R का मान बहुत ज्यादा होता है, जिसकी सहायता से अपन आसानी से सेल के विभव को इस 1 मीटर तार पर संतुलित कर सकते हैं। ये हो जाएगा विभवमापी तार के 2 गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वेग नियतांक को परिभाषित कीजिए और प्रथम कोटि विक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक लिखिए। देखिए 2 चीजें पूछ रहा है। वेग नियतांक को पहले तो अगला कह रहा है कि परिभाषित कीजिए, और वेग नियतांक को परिभाषित करने के बाद में जो प्रथम कोटि की विक्रिया है उसके वेग नियतांक का मात्रक भी लिखिए। तो देखिए ये आप किस तरह से लिखेंगे। देखिए वेग नियतांक को कैसे परिभाषित करेंगे। अपन ये जानते हैं कि वेग बराबर होता है K
इंटू अभिकारकों की सांद्रता की घातांक कोटि, यानी मैं x मान लेता हूँ। तो इस k की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? अगर इस सांद्रता की घातांक 0 हो जाए या फिर इस सांद्रता का मान ही इकाई हो जाए तो उस स्थिति में वेग बराबर हो जाएगा k, यानी आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। अर्थात यदि किसी विक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, विकारकों की सांद्रता कितनी हो जाए? इकाई, तो उस विक्रिया का जो वेग होता है उसे ही वेग नियतांक कहा जाता है। ये तो हो गया अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में विकारकों की सांद्रता इकाई है तो उस अभिक्रिया का जो वेग होता है उसे ही वेग नियतांक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर अभिक्रिया की कोटि प्रथम है तो उसके वेग नियतांक का मात्रक। तो देखिए k का मात्रक किस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं, मोल लीटर इनवर्स, ये लीटर इनवर्स है यहाँ पर, जस्ट ए सेकेंड दोबारा लिख देता हूँ मैं, k बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन, ये फॉर्मूला होता है देखिए, मोल लीटर इनवर्स और इसकी घातांक लगी हुई होती है कोटि के बराबर। तो यहाँ पर कोटि अगला कह रहा है कि प्रथम, तो इसकी घातांक लगा देते हैं 1। अब एक घातांक लगाएंगे तो देखो सीधा सा है, मोल से मोल कट जाएगा, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट जाएगा और बचेगा केवल मात्र सेकंड इनवर्स। तो जो k है उसकी यूनिट यानी उसका मात्रक अपने पास में बच जाएगा सेकंड इनवर्स, यानी प्रथम कोटि विक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। तो देखिए 17 का जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है, उसमें पूछा हुआ विक्रिया आणविकता को परिभाषित कीजिए। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, अभिक्रिया की आणविकता। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? देखिए पहले होती क्या है समझ लीजिए इसको। मान लो जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है A+B, इससे मान लो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? विक्रिया को संतुलित करना है। जैसे मान लीजिए A को मैंने 2 से गुणा किया, B को 3 से गुणा किया, तो ये संतुलित हो गई। तो ये जो विकारकों के स्टाइक्योमेट्री गुणांक आपने लगाए हैं 2 और 3, इनका जो योग होता है उसे ही कहते हैं विक्रिया आणविकता या अणुसंख्यता। यानी इसकी जो आणविकता है ये बराबर हो जाएगी A का गुणांक प्लस B का गुणांक बराबर 5। ये होती है विक्रिया आणविकता। तो परिभाषित करेंगे आप, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के स्टाइक्योमेट्री गुणांकों का योग उस अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अष्टफलकीय संकुल में युग्मन ऊर्जा और विपाटन ऊर्जा में क्या संबंध होता है? देखिएगा अष्टफलकीय संकुल होता है, उसमें एक तो युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा किसको कहते हैं ये आप जानते होंगे कि अगर एक कक्षक में अगर आपको इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना है तो उसके लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उस जिसे अपन युग्मन ऊर्जा कहते हैं, इसको P के द्वारा लिखते हैं। और विपाटन ऊर्जा जिसको अपन लिखते हैं डेल नोड के द्वारा। तो इन दोनों में क्या संबंध क्या होता है अपने को ये बताना है, डेल नोड और इस P में क्या संबंध होगा। तो देखिए इसको आप किस तरह से बताएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको डी कक्षकों का विपाटन बताना पड़ेगा। इसमें इस तरह से आप डी कक्षक लेंगे और ये आप इनका करेंगे विपाटन। ये मैंने बना दिए 3 T2G कक्षक और ये आप बना देंगे 2 EG कक्षक। अब देखिए ये जो गैप है, ये T2G और EG में जो गैप है इसको अपन कहते हैं डेल नोड। और युग्मन करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो युग्मन ऊर्जा P। तो इनमें संबंध ये होता है कि अगर अपना लिगेंड प्रबल क्षेत्र का है, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो उस स्थिति में डेल नोड की वैल्यू होती है ज्यादा। पहला तो संबंध ये होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए डेल नोड इज ग्रेटर देन P। और अगर लिगेंड हो वीक फील्ड का तो उस कंडीशन में संबंध हो जाता है अपोजिट, यानी डेल नोड इज लेस देन हो जाता है P। डेल नोड इज लेस देन P, ये संबंध होता है युग्मन ऊर्जा और विपाटन ऊर्जा में। अर्थात प्रबल क्षेत्र के लिगेंड की उपस्थिति में विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होता है, जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में युग्मन ऊर्जा का मान विपाटन ऊर्जा से कम होता है। यह आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना इसका आंसर। और इसका जो दूसरा बी ऑप्शन है उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उपसय संयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा, उपसय संयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं। एकदम से इजी सा क्वेश्चन है। उपसय संयोजन संख्या, किसी उपसय संयोजी यौगिक, उपसय संयोजी जो यौगिक होता है उसमें
केंद्रीय धातु के द्वारा जितने Lp ग्रहण किए जाते हैं, जैसे किसी धातु ने 4 Lp ग्रहण कर रखे हैं तो वही उसकी होती है उपसय संयोजन संख्या, यानी केंद्रीय धातु द्वारा ग्रहण किए गए Lp की संख्या उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। एल्डिहाइड की नाभिक स्नेही के प्रति कीटोन से अधिक क्रियाशीलता के कारण स्पष्ट कर दें। जो एल्डिहाइड होता है, ये एल्डिहाइड, इसकी जो नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशीलता होती है वो कीटोन की तुलना में होती है ज़्यादा। ये है अपना कीटोन। तो इसके आपको कारण स्पष्ट करना है। इसके देखो 2 कारण होते हैं। पहला कारण, जो कीटोन है इसमें एक तो देखो प्लस आई प्रभाव ज़्यादा है। एल्डिहाइड में देखो प्लस आई प्रभाव वाला केवल एक एल्किल समूह है, जबकि कीटोन में प्लस आई प्रभाव वाले 2 एल्किल समूह हैं। तो प्लस आई प्रभाव जितना ज़्यादा होगा, क्रियाशीलता नाभिक स्नेह का टेक उतना ही कम होगा। तो पहला कारण तो हो गया कि कीटोन में प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होता है। दूसरा रीजन इसका होता है त्रिविम बाधा। एल्डिहाइड में आप देख सकते हैं केवल एक बड़ा एल्किल ग्रुप एक ही है, जबकि कीटोन में बड़े एल्किल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं 2। यानी जो नाभिक स्नेही अटैक करना चाहता है, ये नाभिक स्नेही इधर से अटैक करना चाहता है, लेकिन ये पीछे से बंद हो गया पूरा। 2 बड़े एल्किल समूह ने क्या कर लिया, कार्बन को पीछे से ब्लॉक कर दिया, यानी त्रिविम बाधा उत्पन्न हो गई। और अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा, यानी त्रिविम बाधा अधिक हो गई। तो ज्यादा त्रिविम बाधा के कारण और ज्यादा प्लस आई प्रभाव के कारण जो कीटोन है उसकी क्रियाशीलता कम होती है और एल्डिहाइड की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। एल्डिहाइड में प्लस आई प्रभाव भी कम है और त्रिविम बाधाएं भी कम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसका देखिए, निम्न को अम्लीयता के क्रम में, अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में सेट करना है। CH3COOH, HCOOH और C2H5COOH। तो जो अम्लीयता है वो प्लस आई प्रभाव से कम होती है अम्लीयता के बढ़ते क्रम में। तो सबसे दुर्बल अम्ल हो जाएगा C2H5COOH, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव देखिए इसी में है। प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा, C2H5 सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव, तो सबसे वीक एसिड फर्स्ट नंबर मिलेगा इसको। बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में सेकंड नंबर मिलेगा एसिटिक एसिड COOH को, क्योंकि इसमें प्लस आई प्रभाव फिर C2H5 से थोड़ा सा कम है। और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड थर्ड नंबर मिलेगा HCOOH को, फॉर्मिक एसिड। इसमें प्लस आई प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम। क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन डी में 4-4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सेक्शन बी में देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि अमोनिया अणु की ज्यामिति बनाइए। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं आपको, और तीनों को इस तरह से जोड़ना है चतुष्फल के रूप में, और फिर एक लगाना है लोन पेयर। ये होती है अमोनिया के अणु की चतुष्फलकीय ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरीन के अणु में विरंजक का गुण पाया जाता है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। विरंजक जो गुण होता है इसके लिए उत्तरदायी होता है नवजात ऑक्सीजन। तो देखिए क्लोरीन में नवजात ऑक्सीजन कहाँ से आता है। क्लोरीन को जैसे अपन पानी में घोलते हैं, ये क्लोरीन को मैंने पानी में घोल दिया, तो पानी में घोलते ही इससे बनता है 2HCl। अलग अलग 2 स्टेप में बनता है, पहले एक HCl बनता है फिर दूसरा बन जाता है, प्लस नवजात ऑक्सीजन। और ये जो नवजात ऑक्सीजन बन रहा है यही इसके विरंजक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन से कम होती है, कारण। देखिए ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है अर्धपूरित स्थायी 2s2 2p3। देखिए अर्धपूरित स्थायी विन्यास है, इसलिए नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी, जबकि ऑक्सीजन का 2s2 2p4 हो जाएगा जो कि स्थायी नहीं है। तो नाइट्रोजन के स्थायी विन्यास के कारण देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित स्थायी है, और इस अर्धपूरित स्थायी विन्यास के कारण इसकी जो आयनन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन के अणु में अनुनाद बनाएंगे। देखिए ओजोन के अणु में अनुनाद किस प्रकार से होता है, अभी बना देते हैं। देखिए ओजोन के अणु में देखिए अनुनाद ऐसे होता है, ये होता है ओजोन का मॉलिक्यूल, ये इस तरह से। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर देखिए 2 लोन पेयर होते हैं, और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसने अपना एक लोन पेयर इसको दान कर रखा है, यानी इसके पास में केवल एक ही लोन पेयर होगा, और ये वाले ऑक्सीजन पर पूरे 3 लोन पेयर होंगे। अनुनादी संरचना बनाएंगे तो आप इसको चेंज कर देना, जो डबल बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा। ये वाले ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बना लिया, और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए।
ये बन गई इसकी अनुनादी संरचना। तो इस तरह से आप इसकी अनुनादी संरचना बना सकते हैं। ये ओजोन की हो गई अनुनादी स्ट्रक्चर। पेपर आपको कैसा लग रहा है? आंसर आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बताइएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आया है या कौन से क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको दोबारा से बताना है। ये चीज़ हमें आप ज़रूर बताते रहिएगा ताकि उसी के अनुसार हम नेक्स्ट पेपर में आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करवाते रहें। और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आई होप आपको डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा, इसीलिए आप यहाँ तक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और लाइक करने के बाद में जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है तो लास्ट में जब वीडियो आप पूरा देख लें उसके बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमें उतना ही ज़्यादा आपसे मोटिवेशनल मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर आप हमारा बढ़ा दीजिए। उससे हमारा मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के क्वेश्चन में फर्स्ट है कि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में विभेद कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण। बहुत ही इजी सा है। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में देखो क्या विभेद होता है। नंबर 1, भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल आकर्षण बल लगता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध बढ़ते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं। सेकेंड, भौतिक अधिशोषण जो होता है भौतिक घटना है, भौतिक, जबकि रासायनिक अधिशोषण एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक अधिशोषण केवल एक भौतिक परिवर्तन हुआ है, केवल भौतिक चेंज हुआ है, जबकि रासायनिक अधिशोषण एक रासायनिक परिवर्तन होता है। थर्ड, जो भौतिक अधिशोषण है ये बहुपरतीय होता है, यानी इसमें बहुत सारी लेयर बन सकती है भौतिक अधिशोषण में, जबकि रासायनिक अधिशोषण केवल एकल परतीय होता है। इसमें भौतिक की तरह बहुत सारी परत नहीं बनेंगी, केवल एक परत बनती है। नेक्स्ट, जो भौतिक अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण में जो पृष्ठीय ऊर्जा इसका मान बहुत ही कम होता है, लगभग 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल तक होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की जो ऊर्जा है ये बहुत ज़्यादा होती है, 120 किलो जूल पर मोल। इससे मिनिमम तो होती नहीं है, 120 किलो जूल प्रति मोल से हाई होती है हमेशा, इससे कम नहीं होती है। भौतिक अधिशोषण अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण है उसमें कमी होती है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में वृद्धि होती है। भौतिक अधिशोषण एक भौतिक परिवर्तन है तो इसमें सक्रिय ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती। रासायनिक अधिशोषण एक रासायनिक अभिक्रिया है, अर्थात इसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये इस तरह से आप भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में बहुत सारे अंतर इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं। एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें जो कोलाइडी कण होते हैं उनके द्वारा जो टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति की जाती है, टेढ़ी मेढ़ी गति। जैसे मान लीजिए ये कोई कोलाइडी कण है तो इसमें इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी जो गति होती है उसको अपन क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। तो ये हो गया ब्राउनी गति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ आयंस दिए हुए हैं और इसको स्कंदन क्षमता के क्रम में लिखना है। कैल्शियम Ca+2 Na+ और Al+3। तो स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम बताना है। अब इसके लिए एकदम सीधा सा हार्डी-सुलजे का नियम है कि जितना ज़्यादा आवेश होता है उतनी ज़्यादा स्कंदन क्षमता होती है, यानी सोडियम की स्कंदन क्षमता हो जाएगी लो वेस्ट। सबसे पहले आप लिखेंगे सोडियम को, दूसरा नंबर आएगा कैल्शियम Ca+2 का, और थर्ड नंबर आएगा Al+3 का। ये हो जाएगा इनका बढ़ता हुआ क्रम, स्कंदन क्षमता का ये इनका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में फर्स्ट है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा द्वितीयक ब्यूटिल एथिल ईथर। देखिए अपने को ईथर बनाना है जिसमें द्वितीयक ब्यूटिल, यानी अपने पास में जो ब्यूटिल है वो द्वितीयक ब्यूटिल होना चाहिए, CH3 CH2 CH और CH3, और एथिल यानी दूसरी तरफ अपने पास में होना चाहिए एथिल समूह। देखिएगा मैं एक बार फिर से दोबारा से लिख देता हूं इसका, द्वितीयक ब्यूटिल समूह। तो ये मैंने लिख दिया द्वितीयक ब्यूटिल CH2, ये हो जाएगा CH, ये द्वितीयक ब्यूटिल समूह, और दूसरी तरफ आपको जोड़ना है एथिल यानी C2H5, ये होता है द्वितीयक ब्यूटिल एथिल। और विलियमसन अभिक्रिया के द्वारा अपने को इसका निर्माण करना है। विलियमसन अभिक्रिया वो होती है जिसमें अपन एल्किल एलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं और SN2 रिएक्शन होती है। अब जाहिर सी बात है अगर SN2 रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो सोच समझ करके लेने हैं।
तो देखिए रिएक्टेंट कैसे लेकर, एक तो अपने पास में है द्वितीयक ब्यूटिल और एक है एथिल, तो इन दोनों में से SN2 रिएक्शन ज्यादा फास्ट कौन देगा? सीधी सी बात है, एथिल समूह उसकी SN2 रिएक्शन फास्ट होगी, यानी आप एल्किल हैलाइड है वो एथिल वाला लेना है। अगर द्वितीयक ब्यूटिल का आपने एल्किल हैलाइड बना दिया तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगी। यानी आपको देखिए रिएक्शन है वो किस प्रकार से लिखनी है। तो रिएक्शन देखिए आप इस प्रकार से लिखेंगे, ये पहले मैं ले लेता हूँ द्वितीयक ब्यूटिल CH3 CH2 CH CH3, द्वितीयक ब्यूटिल का आप लेंगे एल्कोक्साइड ON, और जो एथिल है ये मैं ले लिया एथिल CH3 CH2 Cl, इसका आपको लेना है एल्किल हैलाइड। दोनों की एकदम इजी सी रिएक्शन हो जाएगी, ये यहाँ से NaCl निकल जाएगा और NaCl निकलते ही ये ऑक्सीजन और जो कार्बन CH2 आपस में जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा अपने पास में द्वितीयक ब्यूटिल एथिल ईथर। एकदम से इजी सी रिएक्शन। ध्यान रखना है एल्किल हैलाइड है वो आपको एथिल लेना है, द्वितीयक ब्यूटिल ले लेंगे तो रिएक्शन गलत हो जाएगी। सेकंड, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। देखिए दो अभिक्रियाएं दी हुई हैं और इन अभिक्रियाओं को अपने को पूरा करना है। पहली रिएक्शन है RMGX यानी ग्रीनियर अभिकर्मक की RCHO के साथ में। ये रिएक्शन अपन पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ही एकदम नॉर्मल इजी सी रिएक्शन है और मैंने आपको बताया भी है कि RMGX इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन आना कन्फर्म, इसकी एक रिएक्शन डेफिनेटली आएगी। और दूसरा है एथिल अल्कोहल को अम्लीय माध्यम में गर्म किया जा रहा है, तो ये तो एकदम से छोटी सी रिएक्शन है। एथिल अल्कोहल को अम्लीय माध्यम में अगर गर्म करोगे तो आपको इसमें से H2 निकाल देना है, यानी इसमें से क्या निकल जाएगा H2। H2 कहाँ से निकालेंगे? CH3 का H+ और CH2 पे जो जुड़ा हुआ है वो OH-, और फिर दोनों पे के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है, एथीन बन जाएगी अपने पास। और जो फर्स्ट RMGX की RCHO के साथ कराएंगे इसमें अपने पास में बनेगा द्वितीयक अल्कोहल। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो देखिए मैं एक बार बता देता हूं आपको कि RMGX और RCHO की जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से होती है। देखिएगा ये अपने पास में है RMGX, तो देखिए इसकी आप जब भी रिएक्शन कराएं तो आप इसको यहाँ से तोड़ लीजिएगा, ये बनेगा इसका प्लस और ये बनेगा इसका माइनस, और जो RCHO है उस पर अपन जोड़ देंगे RCH डबल बॉन्ड O है, तो उस डबल बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया। जैसे आप इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, तो इस पर अपन ये MgX को जोड़ देंगे, तो इस पर मैं जोड़ देता हूं MgX, और इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, इसलिए इस पर अपन ये जो R- है ये वाला ऐड कर देते हैं। ये दोनों की रिएक्शन से बन गया योगोत्पाद। और अब जब आप इसका जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस कराओगे ना तो अपने पास में द्वितीयक अल्कोहल बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, ये यहाँ से तोड़ेंगे आप इसको, तो इधर आएगा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की तरफ और कार्बन की तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जल अपघटन में इधर तो अपन जोड़ देंगे H+, इसको तो H+ निकाल जोड़ करके यहाँ से बाहर निकालो, और ये जो बच गया इस पर अपन ने जोड़ा OH-। तो देखिए इस पर मैं OH- जोड़ करके लिख देता हूँ RCH, और इस पर जुड़ गया ये OH। तो ये आप देख सकते हैं अपने पास में द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण हो चुका है। ये देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये RMGX की रिएक्शन भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, क्लोरोबेंजीन का अनुनाद। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आप इजीली बना सकते होंगे। क्लोरोबेंजीन का जो अनुनाद होता है वो किस प्रकार से बनता है? देखिएगा ये बेंजीन है और इस पर ये जुड़ा हुआ है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, बेंजीन क्लोरीन के पास में जो लोन पेयर होते हैं वो बेंजीन को दान करेगा। तो बेंजीन को जैसे ही दान करेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो बेंजीन को ये देखिए इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, और ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गए। और फिर आप इसको आगे से आगे घुमाते रहेंगे, इस नेगेटिव के द्वारा फिर आगे डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से आप इसको आगे से आगे घुमा करके क्लोरोबेंजीन का अनुनाद बना सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बी, SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। ये भी देखिए एकदम इजी सा है। SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि ये होती है, फर्स्ट स्टेप में ये स्टेप होती है, RH टूटता है तो R+ बनता है और X- बनता है। और सेकंड स्टेप में ये जो R+ है
इस पर अटैक होता है नाभिक स्नेही का, और ये R और NU दोनों जुड़ करके उत्पाद बना लेते हैं। R के ऊपर कौन जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल। ये होती है SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C, डार्जन अभिक्रिया लिखिए। ये भी देखिए एकदम इजी सी रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन डार्जन अभिक्रिया। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ में कराते हैं? SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ में। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ बना देते हैं अपन। ये रिएक्शन होती है पिरिडीन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर अपने पास में ये एल्किल क्लोराइड नहीं बल्कि एल्कोहल होता है, ROH होता है यहाँ पर, गलती से लिखा गया। तो ये बन जाएगा RCl, SOCl2 का एक Cl माइनस यहाँ पर अटैक करके और RCl बनाएगा। और उसके बाद में आपके पास में बचेगा SO2 गैस प्लस HCl। ये रिएक्शन हो गई, इसको बोलते हैं अपन डार्जन अभिक्रिया। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का मॉडल पेपर अपना कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के द्वारा आपने आई होप डेफिनेटली बता दिया होगा हमें। और अगर अभी तक भी आपने कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ अपना कमेंट, अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। आपकी जो सलाह है, आपकी राय हमारे लिए बेशकीमती है। अंत में आपको ये कहेंगे बेस्ट ऑफ लक। पीसी स्टडी पॉइंट पर बने रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ स्टडी कर सकते हैं, क्लास 11th, क्लास 12th, उसके साथ में नीट और JEE की तैयारी भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।